हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईके एजुकेशंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम करेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स को डिटेल में समझने के लिए, एंजाइम्स के अच्छे कंसेप्ट क्लियर करके लेने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिए एंजाइम जितने भी प्रोटीन है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ये क्या है, प्रोटीन है। सारे के सारे एंजाइम ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम का जो देखिए एंजाइम में कैसा होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया प्रोटीन के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं। ठीक है, उसी तरह से एंजाइम्स में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए एंजाइम में नहीं क्या, जो थर्चरी स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं, टर्चरी स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको क्या बताया था, टर्चरी स्ट्रक्चर ये एंजाइम में बहुत यूजफुल होता है। कैसे, कैटालिटिकल रोल प्ले करता है। देखिए अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अपने आप फोल्ड करता है और एक हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इतना आपको याद है। हॉलो वुलन बॉल बनते समय कुछ उसमें क्रीविसेस मतलब कुछ दरारें, क्रैक्स आ जाती है। उन्हीं पॉकेट का यूज करके, मतलब उन्हीं पॉकेट का उस पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, देखिए टर्चरी स्ट्रक्चर, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन की बैकबोन चेन कैसी होती है, फोल्ड करती है अपने आप से, और द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ। रिजल्टेंट में क्या मिलता है, रिजल्टेंट मेनी क्रीविसेस एंड पॉकेट मेड। क्या है, प्रोटीन का जो टर्चरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते हैं, मेनी क्रीविसेस यानी क्रैक्स और पॉकेट्स। वो पॉकेट्स कब बनते हैं, जब 2 डिग्री स्ट्रक्चर फोल्ड करके 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनाता है, इन फोल्ड करता है और होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तब वहां पर कुछ क्रैक्स बन जाते हैं। वही क्रैक्स एक्टिव साइट की तरह काम आती है। ठीक है, और एक बात नोट कीजिए, ऐसे कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। कैसे, एंजाइम की तरह बिहेव करते कुछ न्यूक्लिक एसिड। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए और आरएनए थे। देखिए कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोजाइम नाम का जो एंजाइम है, राइबोजाइम नाम का जो एंजाइम है, मतलब 23 SRRNA, ये यूज होता है किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। किसके समय, ट्रांसलेशन के समय। यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख के दिया है, देखिए देयर आर देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज राइबोजाइम, इसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, राइबोजाइम मतलब क्या, 23 SRNA। क्या 23 SRNA प्रेजेंट किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। हेल्प बैक्टीरिया टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। 23 SRNA ये एक राइबोजाइम है, एक एंजाइम है जो हेल्प करता है। राइबोजाइम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब ट्रांसलेशन हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पर बनता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज लाइक होलो वुलन बॉल। आपको ये भी पता है कैसा है, होलो वुलन बॉल की तरह है, होलो वुलन बॉल की तरह है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका एंजाइम है, ये क्या है आपका एंजाइम है। एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एक्टिव साइट, मतलब जिसे आप बोल सकते हो क्रैक, जिसे आप क्या बोल सकते हो, क्रैक बोल सकते हो, क्रैक। ठीक है, अब ये एक्टिव साइट क्या करती है, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रीविस और पॉकेट, क्रैक और पॉकेट। अब इसके अंदर क्या होगा, सबस्ट्रेट फिट होगा। एंजाइम के क्रैक के अंदर सबस्ट्रेट फिट होगा और उसके बाद सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में एंजाइम। देखिए समझाता हूँ, देखिए पॉइंट नंबर 1 में देखिए, फिगर 1 में देखिए यहाँ पर। अब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम के पास क्या है, पॉकेट है, पॉकेट है। इस पॉकेट को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव साइट, जहां पर सबस्ट्रेट फिट होगा। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट फिट हो गया है, एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट फिट हो गया है,
इसे ही हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम साथ में है। अब एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, ये एंजाइम ने क्या किया, देखिए हमारा येलो कलर का सबस्ट्रेट था, हम और सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो गया ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट में, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। इस कॉम्प्लेक्स का नाम अब क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए फर्स्ट स्टेप में एंजाइम के अंदर जा, एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर अंदर जाकर सबस्ट्रेट फिट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब थर्ड स्टेप में क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट ने क्या किया, एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को चेंज किया प्रोडक्ट में, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ स्टेप में, ये मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखा है, 5th पॉइंट लिखा है, आप यहाँ पर फोर्थ स्टेप लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट में क्या हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। एंजाइम क्या करता है, प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, और ये एंजाइम अब रेडी है दूसरे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में क्या होता है, जो भी कैटलिस्ट है, अब कैटलिस्ट मतलब क्या, एंजाइम। यहाँ पर क्या हुआ, एंजाइम ने कैटालिटिकल रोल प्ले किया और सबस्ट्रेट को प्रोटीन में प्रोडक्ट में चेंज किया। एंजाइम ही है जिसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में हेल्प की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, मतलब जो भी एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काम कर सकते हैं। मतलब वो डीनेचर नहीं होते, एंजाइम जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ज्यादा टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। बट उसी तरह हम बायोलॉजी में देखेंगे, एंजाइम जो कैटलिस्ट है, बायोलॉजी के अंदर जो भी कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो 40 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर हो या फिर प्रेशर हो तो वो काम नहीं कर सकते, वो डिनेचर हो जाते हैं हीट की वजह से, वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम, वो एंजाइम काम नहीं कर सकता आगे। उस हीट, उस स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन, उस स्पेसिफिक हीट के ऊपर 40 डिग्री के नीचे वो एंजाइम काम करेगा, 40 डिग्री के ऊपर वो एंजाइम काम नहीं करेगा। एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री। क्या बोलते हैं, 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब क्या, ऐसा ऐसा कंडीशन, उनका हैबिटेट ऐसा है, कैसा, हाई टेम्परेचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैबिटेट हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग। हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो फाउंड होते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम मिलेगा, उस एंजाइम के पास क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। एंजाइम आर स्टेबल। कौन से एंजाइम स्टेबल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हॉट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग में, मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी रहते हैं उस इन्वायरमेंट में। ठीक है, उस एंजाइम के पास क्या होता है, दे हैज हाई कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब यहाँ पर जो एंजाइम मिल रहा है हमें बायोलॉजी में, जो एंजाइम मतलब जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को सह सकता है, उस इन्वायरमेंट में रह सकता है, उस हैबिटेट में रह सकता है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर का जो एंजाइम होगा वो ब्रेक नहीं हो रहा होगा, और एंजाइम ब्रेक नहीं हो रहा होगा तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये चालू है, ये प्रोसेस चालू है। मतलब वो एंजाइम कैन वर्क इवन एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, समझ में आया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजी में एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, बट बायोलॉजी में जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो 40 डिग्री के ऊपर डैमेज हो जाते हैं। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी है जो कि मिलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो पहले से ही रहते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, जैसे कि हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग। समझ में आ रहा है। अगर उनमें से अगर वो एंजाइम हमने आइसोलेट कर लिया और एंजाइम को यूज किया तो हमारे फायदे का है, क्योंकि वो एंजाइम 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, एक एग्जांपल है, थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी होना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, द थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम।
और ये कहाँ से मिलती है, ऐसे एंजाइम कहाँ से मिलते हैं, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मतलब कौन, जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर रहते हो, हाई टेम्परेचर पर रहते हो, कितना 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर रहते हो, ठीक है। अभी देखिए एक यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। क्या है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जिसके अंदर से एक एंजाइम आइसोलेट किया गया है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, जिसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। ये टैग पॉलीमरेज वर्क करता है 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो चलिए आगे, आप मुझे इतना बता दीजिए, चलिए टैग पॉलीमरेज कहाँ पर यूज होता है, टैग पॉलीमरेज कहाँ पर यूज होता है, इस एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये एंजाइम क्या करता है, इतना आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखिए, किसी भी एंजाइम को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। टू अंडरस्टैंड एंजाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। किसको किसको समझना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन, बिकॉज एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से करते हैं। केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दो टाइप के होते हैं। देखिए कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड अंडरगोज टू टाइप ऑफ चेंज। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप की चेंज के अंडर जाते हैं। सबसे पहला होता है एक फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज सबसे पहले देख लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में चेंज इन शेप एंड चेंज इन स्टेट। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट नहीं रहे, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। मतलब जैसे कि आप देखिए चेंज इन स्टेट में, जैसे कि आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, सबसे पहले सॉलिड स्टेट फिर लिक्विड स्टेट, समझ में आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई, आइस मेल्ट टू वाटर, यहाँ पर खाली स्टेट चेंज हुआ। और चेंज इन शेप, अगर चेंज इन शेप हुआ तो भी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया तो फिजिकल चेंज होगा। और देखिए हमारा सेकंड चेंज कैसा है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, when a bond are broken and a new bond are formed during transformation, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, देखिए इनऑर्गेनिक केमिकल, यहाँ पर क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब BaOH। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहाँ पर क्या होता है, Ba और OH के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर H2SO4 के H2 और SO4 के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। अब बॉन्ड मेकिंग करेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड मेकिंग भी होगी। यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी बताऊंगा। देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड टूटा और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में बॉन्ड टूटा, ब्रेक हुआ, और यहाँ पर बॉन्ड नया किसके बीच में बना, Ba और SO4 के बीच में नया बॉन्ड बना, जिसे ही हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, जिसे ही हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, H2O का फॉर्मेशन भी हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे कि स्टार्च कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। स्टार्च क्या है और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। स्टार्च क्या है, होमोपॉलीमर है या फिर हेट्रोपॉलीमर है, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में, ये बताओ। चलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, स्टार्च एक तो होमोपॉलीमर होगा या फिर हेट्रोपॉलीमर होगा, दो ऑप्शन है, आप बताइए स्टार्च क्या है, कौन सा पॉलीमर है, ग्लूकोज तो मोनोमर है, इतना है तो बताइए। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अब देखिए रेट मतलब क्या, अब हमने क्या समझ लिया, केमिकल रिएक्शन को समझ लिया। अब केमिकल रिएक्शन के रेट को क्यों समझना है, क्योंकि एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम रेट को बढ़ा रहा है। एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको फास्ट करता है, बढ़ाता है, ठीक है, इनक्रेडिबली बढ़ाता है। समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब देखिए रेट, रेट क्या है, डेफिनेशन, रेट ऑफ
रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। एक तो फिजिकल प्रोसेस होगी या फिर केमिकल प्रोसेस होगी। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट है। एक केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है जिसमें रेट किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। रेट का फॉर्मूला क्या होगा फिर, रेट इक्वल्स टू चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ गया, रेट इक्वल्स टू, रेट का फॉर्मूला ही होगा ना, चेंज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चेंज क्या आया और चेंज इन टाइम क्या आया। आंसर आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला आपने जब अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से आप, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, देखिए यहाँ हमारे एनसीईआरटी में क्या है, डेल पी, डेल पी मतलब चेंज इन प्रोडक्ट और डेल टी मतलब चेंज इन टाइम। इसकी वजह से हमें रेट मिल जाता है। क्या मिलता है, रेट मिलता है, रेट का फॉर्मूला। अब देखिए रेट को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक कौन सा भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड है, मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, मतलब रिएक्शन होने के बाद वो रिवर्सिबल होने की तैयारी में हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, समझ में, रिवर्सिबल रिएक्शन समझते तो होंगे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे रेट, उसे हम क्या बोलेंगे, रेट। अब रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफाइड है, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये रिएक्शन हो गया, खत्म होगी रिएक्शन। अब इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला वही होगा, चेंज इन प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रेट इज यूज, रेट टर्म हम कब यूज कर रहे हैं, रेट इज यूज व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, रिवर्सिबल रिएक्शन, तब रेट यूज करेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, जैसे कि हमारा टेम्परेचर। अब केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का जो प्रोसेस है उसका जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है। सबसे पहला तो एग्जांपल हमने दिया टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ये फैक्टर हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब हम जाएंगे अ जनरल रूल ऑफ थंब में। अ जनरल रूल ऑफ थंब, इसमें क्या है, रेट डबल हो जाता है या फिर रेट डिक्रीज हो जाता है इवन फॉर 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है सेंटर में। अब हमने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस केमिकल, ये साइड यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन को ये साइड में लेके जाते हैं 10 डिग्री प्लस में। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ पर देखिए इफ वी इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस मतलब टाइम टी प्लस 10 डिग्री, तो यहाँ पर रेट क्या मिलेगा हमें, R/2 या फिर 2R। अब फिर से माइनस में जाते हैं, इफ वी डिक्रीजेस 10 डिग्री मतलब 10 टी माइनस टाइम माइनस 10 डिग्री, तो रेट यहाँ पर भी मिलेगा हमें R/2 या फिर 2R। मतलब क्या हो रहा है, इन बोथ केस रेट विल इंक्रीज बाय डबल और बिकम हाफ। दोनों केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओ 10 डिग्री या फिर टेम्परेचर 10 डिग्री कम कर दो, तो रेट क्या होगा, एक तो क्या मिलेगा, रेट डबल मिलेगा या फिर रेट बिकम हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनकैटालाइज्ड और कैटालाइज्ड रिएक्शन में बताता हूँ। कैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब क्या, जो रिएक्शन को एंजाइम करें। कैटालाइज मतलब जो रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं कैटालाइज रिएक्शन, और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन उसे बोलते हैं जिस रिएक्शन में एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर दो पैराग्राफ है, देखिए डिफरेंशिएशन बिटवीन लिखा है मैंने यहाँ पर देखिए अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, यहाँ पर क्या है, एंजाइम इज नॉट यूज, यहाँ पर क्या है, एंजाइम इज नॉट यूज, रेट इज लोअर देन कैटालाइज्ड रिएक्शन। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है, एंजाइम यूज होता है और इसका रेट हाई होता है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से। समझाता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन बॉडी के बाहर ऑकर होते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं, ये सच्ची बात है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जो अनकैटालाइज्ड है। सभी के सभी रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शन है। हमारे लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सभी के सभी रिएक्शन कैसे होते हैं, कैटालाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं हमें। ठीक है, अब देखिए कैटालाइज मतलब एंजाइम कर रहा है उस रिएक्शन को। अब यहाँ पर देखिए एक पॉन्ड है, ठीक है, एक लेक है, एक रिवर है जिसके अंदर पानी है।
अब पानी के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होना चाहे, मतलब CO2 प्लस H2O होना चाहे बिना एंजाइम के, तो वहां पर क्या होता है, देखिए समझाता हूं। CO2 प्लस H2O, यहां पर हमें क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड मिलता है, ठीक है। यही तो रिएक्शन हमारे अंदर भी हो रही है, बट कैटालाइज्ड रिएक्शन में हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम का यूटिलाइजेशन नहीं है, एंजाइम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हुआ है, एंजाइम यूज नहीं हुआ। इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम द रिएक्शन इज वेरी स्लो। मतलब कितना, 200 मॉलिक्यूल्स, मतलब 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड पर आवर। एक घंटे में H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। अब वही बात करते हैं हम मेरे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। मतलब CO2 प्लस H2O, यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हुआ, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम हुआ। यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो गया कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। बट यहाँ पर अब कार्बोनिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए होंगे, कितने, द रिएक्शन स्पीड इंक्रीज डायग्रामेटिकली अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकंड। हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के। और ये साइड में अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में कितने बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड्स के, 200 मॉलिक्यूल, वो भी एक घंटे में। मतलब यहां पर क्या हो गया, एंजाइम ने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया। एंजाइम ने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया। एंजाइम हमेशा क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। द एंजाइम हैज accelerated the rate of reaction by about 10 million टाइम। 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है, द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल। एंजाइम की पावर क्या है, इनक्रेडिबल है। कितना, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। कितना, 10 मिलियन टाइम्स रेट बढ़ा दिया। कैटालाइज रिएक्शन और अनकैटालाइज रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, कैटालाइज में एंजाइम यूज हो रहा है, अनकैटालाइज में एंजाइम यूज नहीं होता है। और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जहां जहां रिएक्शन हो उस रिएक्शन को कैटालाइज रिएक्शन बोल देने का, क्योंकि कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जो अनकैटालाइज रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम, वहां पर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि डिस्कवर्ड हो चुके हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। देखिए, देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड। बहुत सारे एंजाइम, अब 1000 ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड तो हो चुके हैं। ईच एंजाइम कैटालाइज यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। हर एक एंजाइम अपना केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करता है। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पर CO2 प्लस CO2 प्लस H2O यहाँ पर यूज हुआ कार्बोनिक एसिड में, बना कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उसी तरह हर एक एंजाइम अलग अलग केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन को। ओवरऑल क्या है, मेटाबॉलिज्म सभी रिएक्शंस है, ठीक है। अब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस, ये क्या है, 10 स्टेप प्रोसेस है और हर एक स्टेप में एक अलग एंजाइम यूटिलाइज हो गया है। देखिए मैंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दी है, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस नहीं आती है तो आप ग्लाइकोलिसिस का वीडियो जाकर देख सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आपका डाउट पूरी तरह से मैं सॉल्व करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस होती है, इतना है। ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है, इतना है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म करता है पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब यही पायरुविक एसिड नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, क्या होता है, एरोबिक फर्मेंटेशन। एरोबिक फर्मेंटेशन देखिए सबसे बता देता हूँ अभी पायरुविक एसिड की तरफ, पायरुविक एसिड तक ही समझिए, उसके आगे वाला मैं समझाऊंगा, 2 मिनट दीजिए। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब उसका ऑक्सीडेशन करके हम क्या करेंगे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और यहाँ पर क्या मिला हमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, C3H4O3, ये है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। और ग्लाइकोलिसिस में ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम। 10 डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं, 10 डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए ग्लाइकोलिसिस में। मैंने 10 के 10 पढ़ाए आपको।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ग्लाइकोलिसिस का पूरा वीडियो मैं आपको, वीडियो तो बना दिया है, फिर से आपके लिए बना दूंगा एक बार। वहां पर मैंने मराठी में एक्सप्लेन किया है, और आपको अगर मराठी समझ में नहीं आई होंगी तो मैं आपको हिंदी में बनाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। देखिए, ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। 10 डिफरेंट एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। नोट कीजिए, इफ वी ऐड 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन, हमने क्या किया, एक और एक से ज्यादा, देखिए, इफ यू ऐड 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन विद मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या था, ग्लाइकोलिसिस के साथ हम दूसरे एडिशनल रिएक्शन ऐड करेंगे। अब देखिए, एन एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा, अंडर एनारोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड को, किसको बनाएगा, लैक्टिक एसिड को बनाएगा। अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा। एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, पायरुविक एसिड होगा, ठीक है। अंडर एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। देखिए, अब ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है, ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है तो वहां पर इथेनॉल बनता है, इथेनॉल यानी अल्कोहल, ठीक है। ये सभी के सभी मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर आप जाकर वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अगर यहाँ पर डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जेशन, मतलब एंजाइम इतना हाई रेट कैसे ला सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, क्यों ला सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको आया होगा। अब देखिए, एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है, एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है, देखिए सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल स्ट्रक्चर, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए, एंजाइम हैज एक्टिव साइड, एंजाइम के पास होती है एक्टिव साइड, ये क्या करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। यहां पर देखिए, ये क्या है, एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है, एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है, जिसके पास क्या है, एक्टिव साइड है, क्या है, एक्टिव साइड। अब ये क्या है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है। द सबस्ट्रेट एस बाइंड टू द एंजाइम इन द एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएगा, और अब एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड, मतलब जिस जिस जो केमिकल कन्वर्ट हो रहा है उसे को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब एंजाइम मतलब 3D स्ट्रक्चर के अंदर सबस्ट्रेट फिट हो जाए। यहाँ पर देखिए, सबस्ट्रेट फिट हो चुका है हमारे एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर में। यहाँ पर देखिए, ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, किसका फॉर्मेशन हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मल। इसी को हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए बना है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन, मतलब स्ट्रक्चर बनेगा जरूर बट फॉर लिमिटेड टाइम, कुछ
समय के लिए बनेगा। अब ड्यूरिंग दिस स्टेट, इस स्टेट में क्या हो रहा है, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाउंड हो रहा है एंजाइम के एक्टिव स्टेट में। इस स्टेट में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एंजाइम के एक्टिव स्टेट में। अब एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। मैं आपको समझाऊंगा ट्रांजिशन स्टेट क्या है। प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो कन्वर्जन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट जब सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उन दोनों के बीच में का जो स्टेट है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। अब अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्ट्रेट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ये बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के बाद प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट रिलीज होगा फ्रॉम द एक्टिव साइड, और एंजाइम अब दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करके प्रोडक्ट में बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, इसी बात को इस तरह से समझिए। देखिए, इन अदर वर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू, किसमें, गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। इसी बात को ऐसा समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर और अल्टर्ड स्टेट स्ट्रक्चर, अल्टर्ड स्टेट स्ट्रक्चर, अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, या फिर उसे आप बोल सकते हैं अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट, अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये क्या बनता है, कुछ थोड़े समय के लिए बनता है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर या फिर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में होता है। एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेज में लेके जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब क्या, इंटर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर या फिर अल्टर्ड स्टेट स्ट्रक्चर। अब एंजाइम क्या करेगा, इंटरमीडिएट स्टेज से आगे जाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फाइनली प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। अब देखिए, जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है मतलब स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। देखिए, कौन सा भी मॉलिक्यूल है, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ज्यादा एनर्जी हो तो स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पर क्या बोला है, इंटरमीडिएट स्टेज अनस्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। इस चीज की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए, क्या है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कम होगी। जैसे कि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है तो सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी कम होगी इंटरमीडिएट स्टेज में। इंटरमीडिएट स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर और अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट भी बोल सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि प्रेजेंट होता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, अब देखिए, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर लगती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम कितनी होती है, देखिए, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम की यूज से, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम यूज हो रही है। वो डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। क्या लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी, लेस एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बनेगा विदाउट एंजाइम, किसी भी एंजाइम के हेल्प के बिना, मतलब बिना कैटलिस्ट के, ऊपर क्या क्या हो गया, ऊपर का जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन, और नीचे वाला क्या है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बिना एंजाइम के, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, मोर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, एंजाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी तो कम करता ही करता है और रेट को भी बढ़ा देता है। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रेट को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी लेवल एंड डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखने वाले,
एनर्जी लेवल और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में का एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए द प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर है, प्रोडक्ट क्या है सॉरी यहाँ पर क्या है सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट कन्वर्ट होके क्या हो रहा है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या हो रहा है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, हमारे एनसीईआरटी में जो ग्राफ है फिगर है वहां पर देखिए प्रोडक्ट नीचे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट लोअर लेवल पर है सबस्ट्रेट से, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे ही हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगती है, मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोडक्ट हो तो वहां पर हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और वहां पर एनर्जी लगेगी। इन बोथ रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, बताइए कहां पर एनर्जी लगती है और कहां पर एनर्जी रिलीज होती है। आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में सभी बताया था, ठीक है। अब देखिए इन बोथ रिएक्शन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है सबस्ट्रेट हैज टू गो ट्रांजिशन स्टेट, कौन सा भी रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो, एनर्जी लगो या फिर एनर्जी नहीं लगो, एनर्जी रिक्वायर्ड हो या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो, सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में बनना है तो उसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर में जाना होगा। क्या होगा अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट में जाना ही होगा, इंटरमीडिएट स्टेज में जाना ही होगा, ठीक है। डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए difference in average energy content of substrate from that of this transition state is called as activation energy। मतलब जब सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो वहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, मतलब देखिए क्या बता रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट और इन एवरेज एनर्जी कंटेंट, मतलब जो सबस्ट्रेट है फॉर एग्जांपल देखिए ये जो सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में फॉर्म होगा तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का ये पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो सबस्ट्रेट और एक्टिवेशन एनर्जी का बीच में का जो डिस्टेंस है वही तो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जिसको कम करने का काम किसका है एंजाइम का है, किसका काम है एंजाइम का काम है, ठीक है। इतना समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे भाषा में उसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं एंजाइम ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर, एंजाइम क्या करता है एनर्जी बैरियर को कम करता है, जिससे क्या बनता है मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कौन एंजाइम, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी बनता है और इजी वे से बनता है। क्या बनता है देखिए एंजाइम ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी, इजीली बना देता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का खत्म हो चुका है। मैंने आपको एंजाइम का पार्ट 1 पढ़ा दिया है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखेंगे, कोफैक्टर्स देखेंगे, सभी के सभी डिटेल वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा वीडियो, अगर आपको आपके फ्रेंड्स को हेल्प करनी हो तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।